नमस्कार। सवाल तो बनता है, मैं आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब योगी सरकार अपने काम पर लग गई है और शपथ ग्रहण के अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ एक बैठक की है। इस कैबिनेट बैठक में फैसला यह लिया गया है कि फ्री राशन योजना को अगले 3 महीने तक बढ़ा दिया जाएगा। दरअसल फ्री राशन योजना के मुद्दे को चुनावी अभियान में बीजेपी ने जमकर उछाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने फ्री राशन के मुद्दे को जनता के सामने रखा और फिर जनता ने भी इस मुद्दे को स्वीकार करते हुए बीजेपी के पक्ष में जमकर वोट किया। अब योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी पारी में सबसे पहला फैसला फ्री राशन वाली योजना को आगे बढ़ाने का ही लिया है। अब जहां योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 3 महीने के लिए इस योजना को बढ़ाने का फैसला कर दिया है, तो फिर वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने भी इसे 6 महीने तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस योजना में यूपी में करीब करीब 15 करोड़ लाभार्थी हैं और बीजेपी की कोशिश यही है कि 15 करोड़ जनता को कोर वोटर में बदल दिया जाए। अब इस फैसले से एक संदेश देने की कोशिश भी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे चुनाव के दौरान किए थे उसको निभाने के लिए वो प्रतिबद्ध है। एक संदेश इस फैसले के माध्यम से भी दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि पहली ही कैबिनेट बैठक के अंदर यह फैसला लिया गया कि जो फ्री राशन योजना है उसको 3 महीने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर एक्सटेंड कर रही है, यानी कि बढ़ा रही है। तो वहीं केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से भी जो फैसला लिया गया उसमें भी इसको 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ ने अपने इस फैसले को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। तो वहीं इस योजना को लेकर के क्या कुछ कहना है सूर्य प्रताप शाही और सुरेश खन्ना का, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। ये गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित है और योगी आदित्यनाथ जी की प्रचंड बहुमत की सरकार ने आज सबसे पहले गांव के गरीब लोगों के राशन के प्रबंध के लिए व्यवस्था बनाई है और जिसमें 3 महीने तक उनको लगातार जो पहले राज्य सरकार की ओर से मुफ्त राशन दिया जा रहा था और मुफ्त राशन अगले 3 महीने के लिए भी बढ़ा दिया गया है। कुछ महीने पहले नवंबर महीने में दीपावली के समय योगी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में ये ऐलान किया था कि हम दीपावली से लेकर के और होली तक इस कार्यक्रम को चलाएंगे और जिसके भीतर जो है वो अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो मुफ्त राशन था और 1 किलो चना थी और साथ में जो है वो रिफाइंड ऑयल था और आयोडीन युक्त नमक था और अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी भी था और पात्र गृहस्थी वालों को हर पर यूनिट जो है वो 5 किलो राशन था। तो वो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और उस पर राज्य सरकार ने एक तरीके से एक बहुत बड़ी सौगात जो है उत्तर प्रदेश के गरीब जनता को दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक में, जैसा कि हम लोगों का पहले से ही ये धारणा थी कि हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का, आज उसको चरितार्थ किया गया है। विशेष रूप से जो राशन निःशुल्क रूप से बंट रहा था, इलेक्शन से पहले तमाम तरीके की बातें विपक्ष उठा रहे थे, आज फिर से उसको 3 महीने के लिए फर्दर कंटिन्यू कर दिया गया कि 3 महीने के लिए वो राशन फिर से कंटिन्यू कर दिया। राशन जनता को फिर से मिलेगा 3 महीने के लिए।
तो फ्री राशन वाला जो अब एक फैसला है वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार ने भी इसको 3 महीने के लिए बढ़ाया है और केंद्र सरकार ने इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया गया, जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हुई फ्री राशन की चुनावों के दौरान, उसको और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और इससे एक संदेश साफ तौर पर देने की कोशिश है कि वो 15 करोड़ आबादी जिसको इसका लाभ मिला है उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। और अभी भी आप सुन रहे थे, चाहे मुख्यमंत्री या उनके साथ के कैबिनेट मिनिस्टर, सबने ये कहा कि संसाधनों पर जो अधिकार है वो गरीबों का है और इसलिए जब तक जरूरत होगी इन गरीबों को यह राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। और उसी के तहत यह फैसला कैबिनेट की पहली बैठक के अंदर ही लिया गया था। और हालांकि चुनाव के दौरान भी ये वादे हुए थे कि जो फ्री राशन है उसको बंद अभी नहीं किया जाएगा और इसलिए ये एक बड़ा फैसला पहली कैबिनेट के साथ ही लिया गया है। लेकिन अब इसके अलग अलग तरीके से जो मायने हैं वो भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, मंत्रिमंडल का आपने देखा है कि गठन भी हुआ है, तमाम तरह की प्राथमिकताएं हैं, उसको लेकर के सरकार अब अपने निर्णय को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। लेकिन उसमें आज जो ये फैसला हुआ है इसको किस तरह से देखा जाए, इसके क्या मायने हैं, और इसके अलावा इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की राजनीतिक तौर पर हलचलें हैं, आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कौशल मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी सरकार। अशोक यादव जी, आपका भी स्वागत है। अनीता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल की। अनीता मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। और अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर कौशल मिश्र जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं इस चर्चा की, क्योंकि पहली कैबिनेट बैठक होती है और पहला ही फैसला ये होता है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि जो फ्री राशन है वो अभी 3 महीने राज्य सरकार अपने स्तर पर, और अभी केंद्रीय जो सरकार है उसकी तरफ से भी फैसला आया कि 6 महीने वहां से भी बढ़ रहा है। इस फैसले को किस तरह से देखा जाए, आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। पहला रिएक्शन तो यही है कि जैसा कि बोला गया कि ये सरकार अंत्योदय के लिए है। जो गरीब है, जो अभी जो गरीबी रेखा के नीचे है, उनको पूरी तरह से एटलीस्ट रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा जरूर मिलनी चाहिए। और इसी वजह से सरकार ने इसको एक्सटेंड किया है और मुझे लगता है कि ये योजना अभी और भी एक्सटेंड होगी। क्योंकि यही एक ऐसी योजना है जिसमें ये कहें कि गरीबों को डायरेक्ट हम बेनिफिट दे रहे हैं, सीधे उनके घर में अनाज पहुंच रहा है। इसके अलावा बहुत सारी और योजनाएं हैं, गरीबों के लिए मकान है, उनके लिए शौचालय है, उनके नल के थ्रू जल है, आप मुफ्त बिजली कनेक्शन है, ये बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन राशन की जो योजना है, एक आदमी जिसको भूख लगी हो उसके लिए सबसे जरूरी होता है पेट की आग, उसके बाद देश के बारे में सोचता है। तो पहले उसका पेट भरा होना चाहिए, ये बेसिक नीड होती है किसी भी आदमी की। तो मुझे लगता है इसको बढ़ा करके देश की जनता, प्रदेश की जनता और सभी मैं ये कहूँगा कि पक्षियों का भी सहयोग हमें प्राप्त है, क्योंकि ये सब भी यही चाहते थे। तो ये इसी तरीके से हमारी कमियों को हाईलाइट करते रहे, हमारे लिए मार्गदर्शन करते रहे, हम विपक्ष की एडवाइजेस को अडॉप्ट करते रहेंगे और मजबूत विपक्ष की कामना के साथ हम हमेशा इसी तरीके से इनको विपक्ष में रखने की कोशिश करेंगे और ये एक मजबूत विपक्ष की तरह हमें हटाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि मजबूत विपक्ष होना ही अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। तो मैं शुभकामनाओं के साथ सभी को इस योजना का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के लेवल पे और देश के लेवल प्रधानमंत्री जी का, सारे गरीबों की तरफ से। जो चलिए डॉक्टर कौशल मिश्र जी, अब चूंकि आपने विपक्ष की ओर इशारा कर दिया, मैं विपक्ष का ही रुख कर लेता हूं। अशोक जी, एक तो इस योजना को लेकर के आपका रिएक्शन, और दूसरा आज कुछ नाराजगी की बात शिवपाल यादव जी के साथ भी सामने आई, क्योंकि हम लोग भी जब अभी देख रहे थे और बातचीत हमारे सहयोगियों ने भी जो की है, तो जवाब को सही से आया नहीं उस तरफ से। कैसे इसको देखें, दोनों ही विषयों पर आपका एक रिएक्शन चाहता हूं मैं। नहीं, देखिए, पहले तो भी कौशल जी ने अच्छी बात कही। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अब देखिए चुनाव 2 साल बाद हैं, हम बहस में आते रहेंगे, डिबेट में आएंगे। आप भी अच्छी बात करें, हम भी अच्छी बात करें, देश के हित की बात करें, देश कैसे बढ़े, हमारा प्रदेश कैसे बढ़े, हम इसकी बात करें। क्योंकि सत्ता में आना एक अलग विषय होता है, सत्ता में आने की चाबी किस पर है आज तक पता नहीं चला है, ये पर्दे के पीछे की बात है। लेकिन आज सरकार कौशल जी की बनी है, उनकी बात से मुझे तसल्ली मिली कि उन्होंने मजबूत विपक्ष की बात की है। मैं तो एक बात देखिए, मैंने कहा ना, मैं थोड़ी सी शायरी कर लेता हूं कि एक नारा देना चाहता हूं, और नारा कहीं, ये नारा बिहार में चला था एक जमाने में, अभी ज्यादा नहीं, कि हम गरीब हैं, गर्व से कहो हम गरीब हैं, हम गरीब थे, हम गरीब थे, गरीब हैं और गरीब रहेंगे। ये नारा भाजपा का इतना चेंज कर देते हैं कि तुम गरीब थे,
तुम गरीब हो और तुम गरीब रहोगे, और तुम गरीब रहोगे तो मेरा थोड़ा सा जो फेंका हुआ अनाज है इससे खुश होके मुझे वोट देते रहोगे। ये रिएक्शन हमारा एक है। मैं बहुत अच्छी अपनी 4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको, आप मुझे अलाउ कर देते हैं। और मेरी शायरी जो भी मैं यहां पढ़ता हूं वो संबंधित विषय पर होती है कि जब तलक लप्पे हमारे रोटी की फरियाद है, जब तलक लप्पे हमारे। देखिए कल जो ये हुआ है ड्रामा इतना बड़ा हुआ है, अब तक के इतिहास में इतना बड़ा खर्चे के साथ शपथ कभी ली नहीं गई। 15 करोड़ की आबादी में वो भूखा बताते हैं, यूपी के 15 करोड़ लोगों को गल्ला दे रहे हैं गरीबी के चक्कर में, और उस प्रदेश में इतना बड़ा खर्चा करना, हम समझते हैं कितना खर्चा होगा इसकी कोई गिनती नहीं आप लगा सकते हैं, एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तब मैंने ये कहा कि जब तलक लप्पे हमारे रोटी की फरियाद है, कि ये जमीन आजाद है। और जहां ये मंत्री खुश हो रहे हैं, योगी के जिद्दीपन को सब जानते हैं कि पर हमारे काट कर वे शान से ये कह रहे। 5 साल जो हमने देखा है, इनके मंत्री हमारे पहले पार्टी में थे कुछ, उनसे मेरे संबंध आज भी दुआ सलाम होती है। उनकी भावना क्या थी कि पर हमारे काट कर ये शान से ये कह रहे, पर हमारे काट कर ये शान से ये कह रहे, उड़ जा पंछी आसमान में अब तो तू आजाद है। तो उन्हें आजाद भी कर रहे हैं और उनके पर भी काट रहे हैं। एक तो बात आपकी ये हुई, कल हम फिर बैठेंगे और बातें आपसे करेंगे। जहां माननीय शिवपाल सिंह की बात है, विधिवत 28 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है। देखिए वो प्रसपा के, हमारी बहन जी बैठी हुई है नीता जी, वो प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बड़ा कद है। हमारे समाजवादी परिवार के अंग हैं, परिवार के अंगत अंग हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो विधिवत हमारी है उनकी पार्टी अलग है। राष्ट्रीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं और वो प्रसपा के हैं। 28 तारीख को ठीक है, लेकिन अशोक जी देखिए मैं ऐसे टीका टिप्पणी करता नहीं हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, प्रसपा के अध्यक्ष हैं, प्रसपा उनकी पार्टी है, तो मुझे पता है यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे सबको पता है, लेकिन सिंबल तो समाजवादी पार्टी के उस पर लड़े थे। और अगर आप विधायक दल की भी बैठक बुला रहे थे तो भाई विधायक तो अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो टेक्निकली वो समाजवादी पार्टी के ही है ना, क्यों नहीं बुलाया? पल्लवी पटेल को भी सिंबल साइकिल था, कई जगह साइकिल था, लेकिन नहीं बुलाया गया, उनकी पार्टी अलग है। नहीं देखिए सिद्धांत ये था कि हमारा दल है समाजवादी पार्टी। तो वो विधायक समाजवादी पार्टी के हैं कि वो प्रसपा के हैं? ये मैं तो ऑफिशियली अगर मैं मानूंगा तो उनको समाजवादी पार्टी का सिंबल तो आपका था। अगर नहीं हम आपको चुनाव चिन्ह दे देते हैं, हाँ। ये अलग बात है, मजबूरी थी, उनको स्टूल मिला तो उनको उसको स्टूल मिला था। समाजवादी पार्टी ने साइकिल दे दी, नहीं विषय सुन लीजिए, साइकिल दे दी, वो साइकिल जीत गया। 28 तारीख को हम ना बुलाएं तो हो सकता है हमें कुछ और बात कहनी पड़े। अभी तो जितने सहयोगी दल हैं वो 28 तारीख को बुलाए जा रहे हैं। माननीय शिवपाल सिंह जी विधायक प्रसपा के हैं, सम्मान से बुलाया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी, भविष्य में कैसे काम होना है, मजबूत विपक्ष कैसे बनना है, इस पर बात होगी। तो ये 28 तारीख को शाम को आप अगर बैठेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, अनीता जी से मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। अनीता जी, एक तो शिवपाल जी की नाराजगी है क्या या नहीं है, या ये जो बात अभी यहां पर अशोक जी ने कही क्या मैं इसको इसी तरह से देखूं, इस पर एक रिएक्शन, और दूसरा ये जो अभी फ्री राशन वाली स्कीम को एक्सटेंड किया गया है उस पर भी एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। जी देखिए, आपने जो सवाल उनसे किया है, सवाल का जवाब एक्चुअली उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि हम इस सवाल का दूसरा पक्ष है। पहली बात। दूसरी चीज रही नाराजगी वाली बात, तो आपने देखा होगा माननीय अध्यक्ष जी का जो भी इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा था कि विधायक दल की बैठक है तो शायद मुझे बुलाया जाएगा, लेकिन मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। और लेकिन इसमें नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। इस तथ्य को आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं कि साइकिल के चुनाव चिन्ह पे वो जरूर जीते हैं, लेकिन वो उनके एक सहयोगी दल के मुखिया भी हैं। और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अभी भी अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो वो सहयोगी दल के हैं। ये आपको इस चीज को कंसिडर करना होगा। और जहां तक रही बुलाने या ना बुलाने की बात, तो वो तो आपको माननीय अखिलेश यादव जी या उनके प्रवक्ता ही सही बता पाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि 28 तारीख को जब सारी उनके सहयोगी दलों की बैठक है तब जरूर, जहां तक हमें उम्मीद है, बुलाया जाएगा और हमारे माननीय अध्यक्ष जी बुलाया जाएगा। नहीं लेकिन अनीता जी, ये भाई ये कम्युनिकेशन गैप कैसे भाई? एक तो पहले आप लोगों का रिश्ता भाई चाचा भतीजे का रिश्ता है, दूसरा ये है कि अगर एक पार्टी के नाते भी अगर आप उनके साथ जुड़े हुए हैं तो कम से कम ये कम्युनिकेशन तो होता ही। और फिर उनके सिंबल पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं, 2 दिन से कह रहे थे कि मैं लखनऊ में मौजूद हूं लेकिन अब नहीं बुलाया गया इसलिए वो फिर वापस इटावा जा रहे हैं, ये जो बातें हो रही हैं ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? और इसीलिए सवाल उत्पन्न होते हैं या सवाल खड़े हो जाते हैं।
आप ये भी देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे लगा शायद जाना हो, लेकिन इसमें नाराजगी कोई भी नहीं है। उन्होंने साफ साफ ये लाइन जोड़ी है। सिद्धांता बात ये थी। हाँ, नाराजगी की जैसी कोई बात नहीं है। और देखिए विपक्ष का, और अब क्या कहें, सबका छोटी सी बात को तूल देना और उसको बड़ा बनाना, ये तो हमेशा से ही रहा है। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जिसपे कि हम बैठ करके बहस करें। जो दूसरी बात आपकी है, जो गरीबों को राशन बांट रहे हैं, वो जरूर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे बहस की जानी चाहिए। मुझे रिक्वेस्ट करनी है, मुझे उम्मीद भी है भारतीय जनता पार्टी से कि उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से चुनाव जीता है, उनको जनता का समर्थन मिला है। हालांकि मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगता है कि उनका जो ये विकासवाद का मुद्दा था या जिन मुद्दों पे वो बात करते रहे उस पे उनको कोई वोट मिला है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। देखिए, इनको हाथी का साथ और कांग्रेस का हाथ मिला तभी ये जीत पाए हैं। और हाथी तो पूरी तरीके से कमल का साथी बना हुआ था और कांग्रेस मायावती जी की लेकिन पिछले अनीता जी 5 भाई, साल हाथी के साथ भी जो लोग थे भाई, वो भी तो वोटर ही है ना, वो किसी मुद्दे के साथ ही तो होते हैं। अगर उनको तो स्कीम्स का मैं फायदा आपको नहीं मिलेगा, वो प्रदेश की तो जनता थी ना। कल को समाजवादी पार्टी की जो वोटर्स हैं या प्रसपा के जो वोटर हैं वो उनके साथ जाएंगे, तब क्या कहेंगे? देखिए, परोक्ष रूप से अगर दो बड़ी पार्टियां मिल करके किसी पार्टी को समर्थन देती हैं, उसके बावजूद भी उसका वोट परसेंटेज कम होता है, उसकी सीटें कम होती हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं कि वो जीते हैं। अकेले समाजवादी गठबंधन अगर लड़ रहा था तो वो उनको सीटें भी बढ़ी हैं और हमारी वोट परसेंटेज आप देखिए 26%। समाजवादी पार्टी अकेले कहां लड़ रही थी अनीता जी? देखिए, प्रसपा भी साथ में थी, महान दल भी साथ में था, ओम प्रकाश राजभर भी अपने दल के साथ थे, जयंत चौधरी भी अपने दल के साथ थे, इतने सारे दल थे और सबके अपने अपने वोटर्स हैं, फिर भी आप लोग उनको नहीं जिता पाए। भाई बताइए, फिर किसकी जिम्मेदारी? मैं सपा गठबंधन की बात कर रही हूँ कि सपा गठबंधन को 33% परसेंटेज वोट मिले हैं। 26% पे तो सपा ने सरकार बना ली थी सर। जब बसपा और कांग्रेस का रिलेवेंस था राजनीति में, तो सपा ने 26%। और फिर भी लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं ना। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आपने बना तो लिया, जुड़े तो हैं, लेकिन आपके साथ फिर भी लोग इतने नहीं जुड़ पा रहे हैं कि आप मैंडेट में पहुंच जाएं। भाई सरकार तो बनाई ना उन्होंने, अल्टीमेटली सरकार तो बनाई, तो उसमें कोई और कैसे योगदान दे सकता है? जनता अगर वोट कर रही है, जनता अगर वोट कर रही, तो इसका मतलब कि कुछ तो योजना इनकी, कुछ तो नीति होगी जिस पर वो मोहर लगा रही है। भाई आप ये देखिए कि सपा गठबंधन की बात कर रहे हैं अगर, तो हमारे वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। अगर भाजपा को आप देखिए, उनको पूरा परोक्ष समर्थन मिला है। देखिए 5 साल से मायावती जी की तो पॉलिटिकल रेलेवेंस ही खत्म हो गई है। और कांग्रेस का हाल ये है कि उनका प्रियंका जी तो बराबर भाई सड़कों पर दिख रही थी, वो तो जितनी लड़ाई लड़ी, उनके तो प्रवक्ता उसको गिनाते नहीं थकते, और आप कह रहे हैं कि वो वोट शिफ्ट करा दिया उन्होंने। ठीक है, अब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं तो मैं आज उनसे सवाल पूछ लेता हूं। उनकी तो अपोजिशन की स्पेस नहीं मैनेज हो गई है। ये आकलन आपका हो सकता है, लेकिन प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान तो सबको करना पड़ेगा ना। अजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, अजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं उनका एक रिएक्शन लूंगा। अजय जी, ये आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, विपक्ष अपनी तरह से इसका आकलन करेगा, थोड़ा उस पर भी आप अपना एक रिएक्शन दीजिएगा। लेकिन ये जो स्कीम्स को बढ़ाया गया है, यानी कि जो सबसे ज्यादा हम लोग देख रहे थे, जिसकी चर्चा हो रही थी, एक राशन और दूसरा शासन, उसमें राशन को तो एक्सटेंड कर दिया गया, इसको कैसे देखते हैं? शर्मा जी, आप आज के रेफरी है, एम्पायर है, हम तीनों की बात का फैसला करिएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं एकदम से निष्पक्ष बात रखूंगा। हाँ, यही उम्मीद करता हूँ आपसे। देखिए, सबसे पहले जो राशन वाली स्कीम है वह स्वागत योग्य है, आपने उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि एक जो सत्ताधारी पार्टी वो भी नहीं निगेटिव मैसेज आया कि भैया हमने सत्ता में आते इसको बंद कर दिया, चर्चाएं चल रही थी, बंद हो जाएगा, सब कुछ होगा। ठीक है, ये स्वागत योग्य होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए आपके पास में कोई भी ऐसी योजना है तो वो भी सामने लेकर आए। शायद हम आने वाले समय में उम्मीद करेंगे ऐसा कुछ होगा, क्योंकि महंगाई सबके सामने है। मैं इसको अच्छा मानता हूँ, लाभार्थी वर्ग आपसे जुड़ा रहेगा और आने वाले चुनाव में भी आपको फायदा मिलेगा। चुनाव का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है और यहाँ पर एक पॉलिटिकल सिस्टम है, हर पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए प्रयास करती है, वो होना चाहिए, इसमें इसको कुछ भी गलत नहीं मानता हूँ। रही बात अभी जो चर्चाएं चल रही हैं प्रसपा को लेकर या किस तरीके से, मैं समझता हूं कि शिवपाल यादव जी को लेकर इस तरह से एक हम डिस्कस करें, मुझे लगता है कि वो टाइम वेस्ट है। वो उस पर कुछ ऐसा कुछ रखा नहीं है कि वो आए, उनको बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, ऐसा कुछ हुआ, वो एक टाइम वेस्ट है। वो चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि अब
जब विपक्ष में बैठेंगे 28 तारीख के बाद में, तो किस तरह का रुख रहेगा, किस तरह के चैलेंजिंग रहेंगे और जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम होगा, और समाजवादी पार्टी कितना बिजी रखेगी सत्ताधारी पार्टी को अपने सवालों से, और कितनी जवाबदेही तय होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ। तो ऐसा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता। बाकी नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल राशन वाली जो बात है, राष्ट्रपति वाली बात, वो स्वागत योग्य है, होना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है, यदि गैस के ऊपर भी कुछ बात हो जाती या ईंधन के ऊपर भी कुछ बात हो जाती कि उनको ईंधन भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो भी थोड़ा सा अच्छा लगता मुझे। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, जवाब दीजिए। देखिए, अभी मैंने सुना बात, अभी अनीता जी ने कही कि विपक्ष बात का बतंगड़ बना रहा है। शिवपाल जी ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होती तो ये बतंगड़ नहीं बनता। तो ये उनसे जाके पूछिए कि विपक्ष बना रहा बतंगड़ या शिवपाल जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि उन्हें नहीं बुलाया गया। तो ये उनका इंटरनल मामला है। इन्होंने मेरे पे टिप्पणी की थी, इस पे जवाब दिया। दूसरा, मेरे अशोक जी मेरे से सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खर्चा हुआ। सर, राजनीति में आपने प्रचार में और हमने प्रचार में भी बहुत खर्च किया है, तो खर्चा तो वो भी था। और जहां तक रही खर्चे की बात, ये खर्चा इसीलिए किया गया है जिससे कि हम अगले 5 साल नहीं 25 साल तक इसी तरीके से सरकार बनाते रहें। और अनीता जी ने एक बात और कही थी, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है। भगवान से मैं दुआ करूंगा कि आपका वोट इसी तरह से बढ़ता रहे और हम सत्ता में आते रहें। सिर्फ यही कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। और अजय जी ने बात की कि और सारी चीजों की बात, उसमें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज ही कैबिनेट की मीटिंग हुई, आप सबको भी पता होगा, और बुला करके सिर्फ ये कहा गया कि जो भी सरकारी पद खाली पड़े हैं उनकी फाइल बना करके उसको तुरंत रखा जाए, जिससे कम से कम जो सरकारी पद खाली हैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट किया जाए। एक रोजगार विपक्ष ने बहुत तेजी से उठाया था, उस रोजगार को के ऊपर जितना हो सकता है काम किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में सारी जनता को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। तो उनको रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, उनका स्किल डेवलपमेंट, उनको आप देखिए जिस तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को जिस तरीके से फंड दिया जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरीके से हम देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश रैंक में नंबर 2 पे आ गया है, जिस तरीके से देखें कि जीडीपी की ग्रोथ हुई है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह के देखें कि 2 लाख करोड़ का बजट बढ़ करके करीब 5.5 लाख करोड़ का बजट हो गया था। तो जब इस तरीके से बजट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, बाहर से लोग आएंगे, लोगों को ट्रेन किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, तो धीरे धीरे बेरोजगारी की समस्या कम होगी। एक आखिरी चीज जिसकी बात हुई महंगाई और पेट्रोल की, आप सब लोग यहाँ ईमानदारी से बैठे हैं, बता दीजिए। नहीं, उसको बस एक सेकंड के लिए कंप्लीट करूंगा, 1 सेकंड के लिए, कि महंगाई एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा विपक्ष का मुद्दा होती है और जो लोग सत्ता में होते हैं उनके लिए समस्या होती। क्यों? क्योंकि महंगाई एक प्रदेश कंट्रोल नहीं कर सकता, वो एक फैक्टर से नहीं चलती, पूरे देश के फैक्टर से, और इंटरनेशनल अब ग्लोबल हो गया है तो उसके फैक्टर से चलती है। तो महंगाई और पेट्रोल का मुद्दा है जिसको कम होना चाहिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हम विपक्ष का स्वागत करेंगे कि वो इस तरीके के मुद्दे उठाए और हम अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। हम यही चाहते हैं। और अशोक यादव जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, सारे विपक्षी दलों को, आपके राष्ट्रीय नेता को भी बुलाया गया, अनीता जी के भी राष्ट्रीय नेता को बुलाया गया, सारे विपक्षी नेता को बुलाया गया, कोई नहीं आया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। आपसे हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। सच बात है। हमारे यहाँ एक उत्सव था, उस उत्सव में आपको बुलाया गया तो आपको आना चाहिए था। मैं इसके लिए दुखी महसूस करता हूँ, क्योंकि स्वस्थ विपक्ष के लिए मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। चलिए अजय जी, अब जवाब। सॉरी अशोक जी। देखिए, हमारे कौशल मिश्रा जी बड़े समझदार प्रवक्ता लगते हैं और बड़े प्यार से देखिए, हम यही चाहते हैं कि अब आप सत्ता में हैं, हम विरोध में हैं, हम अपना सलीके से विरोध करेंगे, आप उसको स्वीकार करें। अशोक जी विरोध में नहीं है, आलोचक की भूमिका में है। हाँ, आलोचक। तो मैं आपसे ये कहना चाहता, देखिए विरोध मेरा ये था, बड़ा विरोध मान लो उसे, या आलोचना मान लो, कि जब हमारे प्रदेश में और सरकारें बनी थी, उन मुलायम सिंह की बनी तो लक्ष्मण झूला मैदान में हुआ, मैं तो गया था उसमें। अखिलेश जी की बनी हुई तो लॉ मॉडर्न विद्यालय में हुआ था। अभी जितनी भी मतलब पूरे देश में जो शपथें हुई हैं वो शपथ आम ग्राउंड में हुई। अभी मान ने
अभी भगवत मानने जाके भगत सिंह के गांव में की कार्य सारे दुनिया को मालूम ये पड़ा कि ये गांव है शहीद आजम भगत सिंह का, तो इन्होंने उसकी जगह पर उस स्टेडियम को चुना। और हमें खुशी इस बात की कौशल भाई हुई, नहीं आप सुन लेना, कि जो वहां से निकला होगा, एक बार पीएम वहां से निकले थे आज से 1 साल पहले, वो राजहंस से गए थे पुलिस हेडक्वार्टर तक, तो एक मैगजीन ने लिखा था कि जहां शहीद पथ से वो निकले हैं उसके आसपास के अखिलेश जी के प्रोजेक्ट कितने थे, 12 बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे जिसको खुद प्रधानमंत्री ने देखा था। जो भी शहीद पथ पे गया होगा, निश्चित मानिए आसपास जो बने हुए थे वो अखिलेश जी के टाइम पे सब बने हुए थे। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ था, तो उसके बाद 5 साल में कुछ नहीं हुआ। तो हम तो कहते आप वहां ले गए जहां पर लोगों ने जाना कि अखिलेश जी का जो सोच, विकास का सोच था वो कितना बड़ा था सारी दुनिया में। कितना अच्छा होता है अशोक जी, अगर अखिलेश यादव जी चले जाते तब तो और बढ़िया हो जाता। जो स्टेडियम आप कहते हैं कि आप लोगों ने बनवाया, नहीं वहां तो अखिलेश जी बहुत जाते, आयुष भाई जाते हमारे उधर। मैंने कहा परसों हम साथ साथ बैठे रहे थे शाम को। कारण मालूम क्या है? कारण ये है, आप मेरे भाई को पीटे, हमारे भाई का पर्चा फाड़ दें, पूरे प्रदेश के अंदर एक इस तरह का दहशत का माहौल बना दें कि एमएलसी के प्रत्याशियों को आपके कार्यकर्ता, आपके अधिकारी पीटते, खेचते, मारते, पर्चा फाड़ते। तो उसके बाद अखिलेश जी जाते, पहले प्रोग्राम था उनका इन सब, और उस दिन परसों लोग मिले थे आके, जिन लोगों के पर्चे फाड़े गए, जिनको पीटा गया, पुलिस के सामने घसीटा गया, बहुत ज्यादा उद्दंडता हुई, उसको उन्होंने सुना, वे सब लोग आए हुए थे। उसके बाद फैसला किया कि जब आप लोग के साथ अन्याय हुआ है तो मैं शपथ में नहीं जाऊंगा। उनकी बात तो मैं कह सकता हूं आपसे, वो इसलिए नहीं आए थे। लेकिन ये जरूर है, हाँ एक सवाल, आपने आपने खर्चे की बात की, मैं सिर्फ एक सवाल कह के चुप हो जाऊंगा कि जो सफाई महोत्सव होता था सालाना, वो अब क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो खर्चा नहीं था सरकारी तौर पे? सफाई महोत्सव जरूरी था या गरीबों की योजना? कम से कम हम जब से आए तब से सफाई महोत्सव पे पैसे बर्बाद तो नहीं होते हैं। आप ये देखिए, जब आपकी शासन था, आपका शासन था, तो कुल 5 शहरों में 24 घंटे बिजली आती थी, उसमें एक सफाई महानगर था। आज तो बिजली लाया कौन था? हर गांव में 18 देखिए, जब नहीं देखिए, मैं मिनिस्टर, देखिए सब बारे में खर्चे की बात, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आप सुनिए, 2012 में जब सरकार बनी थी तो 12,000 मेगावाट बिजली थी। अखिलेश जी ने सारी बिजली जितनी दे पाए, क्योंकि मायावती जी ने जो छोड़ा था हमारा प्रदेश, वो आप सबको मालूम है। अखिलेश जी ने बहुत बेहतर प्रदेश छोड़ के आपको दिया था, जबकि मायावती जी ने बदहाल प्रदेश दिया था। अखिलेश जी ने 12,000 की जगह 17,000 मेगावाट बिजली छोड़ी थी, इसका लाभ आपको मिला है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। एक तरफ गरीबी है, कोरोना काल अभी घटा हुआ है, बहुत परेशान लोग हैं, सारी दिक्कतें हैं, गरीबी है, आप अनाज बांट के लोगों का पेट भर रहे हैं। ऐसे में हजारों करोड़ खर्च करना, ये हमला मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये ओवर शो है, पता नहीं इतना बड़ा शो क्यों किया गया, मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि ये देखिए, भाजपा की यही चीज है। नहीं, भाजपा में खास बात ये है, कहते कुछ है, करते कुछ है। कहते हैं सादा बनो, स्वदेशी बनो, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर विदेशों की लाके कंपनी आपने बाजारों को खत्म कर दिया। शपथ ग्रहण तो स्वदेशी था भाई, वो तो विदेश के अंदर और एक प्रदेश की राजधानी में बना हुआ स्टेडियम है, वो तो स्वदेश ही था। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश क्या विदेशी, पूरे देश की जो बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो लाने वाले मनमोहन सिंह जी थे, जो देश के बड़े इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं, और विपक्ष हमारे प्रधानमंत्री आपको 8 साल का मौका मिला था, 8 साल बहुत होते हैं। तो हम क्या करें? हम वो बंद कर दें? ग्लोबलाइजेशन जो साइन हो चुका है, इंटरनेशनल ट्रीटी हो चुकी है, वो कैंसिल नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने कहा था, महंगाई और पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल होती है। और अशोक जी, एक चीज और बताना चाहूंगा, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया अखिलेश जी ने, मैं कह रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, बहुत अच्छा धन्यवाद। उसके बाद भी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि 5 शहरों के अलावा बाकी बिजली कहां बेच देते थे आप? सफाई महोत्सव ऐसे कमेंट मत करिए, अगर मैं करूंगा तो आपने नहीं, देखिए फिर बहुत से क्राइम आपके टाइम में हुए। पन्ने देखिए कौशल भाई, अखबार पढ़िए, पन्ने अपराध से रंगे पड़े हुए हैं, इसको रोकना पड़ेगा। हम देखिए, मैं भी चाहता हूं, देखिए अशोक जी, देखिए मैं तो हमेशा हर चर्चा में कहता हूं तो बढ़िया है। देखिए आप लोग एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में होंगे तभी तो बेहतर तरीके से चलेगा ना, क्योंकि आप आवाज उठाइए। अब तो आपको देखिए नेता प्रतिपक्ष भी चुन दिया गया अखिलेश यादव जी को, बताना भी चाहते, उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया, करहल की सदस्यता उन्होंने विधानसभा की रखी। नजर आइए, सिर्फ ट्वीट वाली राजनीति ना हो भाई। अजय शर्मा जी, नहीं उनको आना पड़ेगा। अजय जी,
अभी चूंकि हाँ, आपने बोलिए कहा अजय कि जी। भाई देखिए ये मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ही आगे बढ़ाते हुए आपको क्या लग रहा है, अगर मैं एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपसे पूछूं कि दो बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है कि जो समय सरकार के पास होगी, चूंकि अब अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हमको दिख रहे हैं, और विपक्ष को लेकर के भी आपको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि जिस गठबंधन के साथ विपक्ष आया था, क्या वो विपक्षी एकता आपको लग रहा है कि बनी रह पाएगी? देखिए बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। सबसे पहले तो जो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास में जो चुनौती रहेगी वो रोजगार की चुनौती रहेगी। और रोजगार की जो चुनौती है और महंगाई महंगाई के लिए तो उन्होंने कहा ठीक है इंटरनेशनल लेवल पर है या यूक्रेन और रसिया का युद्ध है, उसको भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है। तो महंगाई वाले मुद्दे तो जो है जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से हम देख ही रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान और महंगाई। तो उसको हम एक बार चलो फिर भी दरकिनार कर लेते हैं, चलो ठीक है इसमें काम चलता रहेगा। लेकिन रोजगार जो ऐसा मुद्दा है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है। और रही बात उस पर सॉलिड काम के रूप से काम करना पड़ेगा। आप उसको सिर्फ जो है एक सृजन के रूप में लेके नहीं चल सकते। ठीक है कि स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद कुछ ऐसा होगा लोग रोजगार करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर उस पर ठोस रिजल्ट चाहिए, क्योंकि वो हमने देखा है। और उसी रोजगार की वजह से ही जो है समाजवादी पार्टियों से गठबंधन को इतना सीटें में बढ़ोतरी मिली, उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, उसको नकार नहीं सकते हैं। और हमने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कमी देखी है वो एक तरीके से इंडिकेशन है उनके लिए, एक अलर्ट है कि यदि आप नहीं संभले तो आने वाला जो इलेक्शन है 2024 का उसमें असर आपको दिखाई देगा। ये एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि यहाँ से आपको संभल के आगे बढ़ना है। ये कुछ मामले जो है असर डालेंगे। और मैं इसीलिए अखिलेश यादव जी को जो है कहल से जो है इस्तीफा देकर कहल से जो है उन्होंने रखा अपना, और उसके बाद विधानसभा में जाएंगे और उनके जो विधायक हैं कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा और एक स्ट्रॉन्ग आवाज वहां से आएगी जो हमें देखने के लिए मिलेगी और हर मुद्दे पर देखने के लिए मिलेगी, जिसका असर जो है जमीन पर भी दिखाई देगा और आने वाले चुनाव में भी दिखाई देगा। क्योंकि तभी मैंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी कितना बिजी रखेगी सत्ताधारी पार्टी को। नहीं, लेकिन अजय वो जी अभी देखिए हमें इसमें ये कुछ सवाल मैंने समय इसलिए दिखाई जोड़ा देता क्योंकि रहेगा। विपक्षी एकता कैसे बरकरार रहेगी। हालांकि देखिए ये तो अभी चर्चा के तौर पर देखिए, सुगबुगाहटी विपक्षी होती है ना, देखिए, विपक्षी ये एकता को सुगबुगाहटी देखिए, हम लोग देखिए, होती है जिस विपक्षी पर हम लोग चर्चा करते हैं और उसके बाद जब समय चुनाव का आता है तो हम लोग देखते नहीं, हैं मैं कि इसके आपसे- मैं बहुत आपकी बहुत बड़े सुगबुगाहट परिणाम की- होते हैं। मैं एक एक करके देखिए, थोड़ा सा मैं इसको आपकी समझूंगा। सुगबुगाहट- केशव देव मैं मौर्य आपकी महान दल, सुगबुगाहट- केशव देव मैं मौर्य, आपकी सुगबुगाहट- अजय जी केशव मैं आपकी- देव मैं मौर्य आपकी महान दल सुगबुगाहट की को तरफ समझ से रहा जो हूं। इनके साथ थे उन्होंने अपनी आपत्ति को दर्ज कराया। ओम प्रकाश राजभर का सामने आया क्या, उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात की, उसके बाद वो उस बात को खंडन करते रहे जबकि तस्वीरें वगैरह सब सामने आई। इसके अलावा जयंत चौधरी को लेकर के भी बहुत सारी बातें अभी इस समय चर्चा में हैं। कुल मिलाकर के जिस विपक्षी एकता के साथ ये विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, चूंकि अभी तो लड़ाई बड़ी है ना, अब लोकसभा के चुनाव में आपको लग रहा है कि उस समय आते आते बहुत सारी चुनौतियां विपक्षी के तौर पर भी समाजवादी पार्टी के सामने है। जी बिल्कुल है। देखिए सबसे पहले तो पहली बात तो यह है कि जिन लोगों के साथ अलायंस किया गया उनको जोड़ कर रखना, क्योंकि वो अपने अपने हितों को लेकर आते हैं कि ठीक है अगर हम जीत कर आते हैं तो हमें ये इस तरह के लाभ होंगे। उनसे जो जुड़ा हुआ वोटर होता है वो भी अपने लिए कुछ उम्मीदें रखता है और जब हार जाते हैं तो उस वोटर की उम्मीदें टूटती हैं, उस कार्यकर्ता की उम्मीदें टूटती हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं तो उसका रिजल्ट हमें दूसरे रूप में देखने के लिए मिलता है। और हो सकता है वो टूटकर जो है या तो बीजेपी की तरफ जाए या दूसरी तरफ जाए या एक निराशा घेर ले और उसका असर जो है हमें देखने के लिए मिले। हम इस बात को बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर और जिस तरीके से वो बातें आई बाद में उनको सफाई देनी पड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो है, बिना आग के धुआं नहीं होता है। ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इनको लेके चलना। और जिस तरीके से हमने देखा है कि आरएलडी के बारे में भी बातें थी कि आरएलडी जिस तरीके से आगे अभी निकल कर आई है और हमेशा इस सत्ताधारी पार्टी के साथ में वो रही है किसी न किसी रूप में, तो क्या आरएलडी को भी रोक के रख पाएंगे जिस तरह की बातें हुई थी। तो ये अभी आप रुकिए, लगभग 1 से 2 महीने रुकिए, आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसके साथ मिल रहा है और यहीं पर एक मैनेजमेंट निकल कर आएगा। शायद इसीलिए जो आज हम चर्चा कर रहे थे शिवपाल यादव जी के बारे में कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसीलिए कहा कि अभी हम इस पर चर्चा ना करें, थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं होने वाला क्या है। मेरी निगाहें सबसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर के ऊपर है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर किस तरफ जाएंगे। मैं महान दल या उनकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जरूर देख रहा हूँ। या फिर जो एक अनुप्रिया पटेल की फैमिली से टूट के जो लोग अलग हुए हैं वो किस तरफ जाने वाले हैं।
क्योंकि सभी ने अपने अपने उनको लगा था कि हवा इस तरफ है या समाजवादी पार्टी सत्ता में आने वाली है, ऐसा कुछ लोगों को लग रहा था। बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप भी ली, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया। अब वो किस तरफ जाने वाले हैं, क्या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? क्योंकि एक ऐसा वोट बैंक होता है या ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो हमेशा सत्ताधारी पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य है, उनके बारे में पता चलेगा वो किस तरह वो क्या करने वाले आने वाले समय में। ठीक है। अनीता जी भी मेरे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गई हैं। अनीता जी, विपक्षी भूमिका की चूंकि यहाँ पर चर्चा हो रही थी और ये हुआ कि भाई जो आप लोग सामूहिक तौर पर इस बार आप लोगों ने विधानसभा का ये चुनाव लड़ा, लोकसभा तक आते आते वो सारी चीजें वैसी ही रहेंगी कम से कम पीएसपीएल के तौर पर, या ऐसा तो नहीं कि नाराजगी और बढ़ जाएगी? देखो, जहाँ तक माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की बात है, वो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि भाजपा की तरफ चले जाना है या कहीं और चले जाना है। उनके दिल और दिमाग में वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी से बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की बातें शायद इस वक्त करना भी निरर्थक है। तो उस पे ज्यादा चर्चा मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है और मैंने जो अभी तक देखा है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के साथ रहकर, वो उन्होंने कभी शायद एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा। वो तो भाजपा के खिलाफ लड़ते हुए उनका पूरा जीवन बीता है, तो शायद ऐसा वो नहीं करेंगे। वो अकेले लड़ेंगे, अकेले चलेंगे, शायद वो ऐसा कर ले अगर सपा के साथ बात नहीं बनती है तो। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि होगा नहीं ऐसा। तो और दूसरा, मैं बीच में कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था, तो मैं ज्यादा सुन नहीं पाई थी जो भी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कौशल जी बोल रहे थे या सपा के प्रवक्ता जिन्होंने बोला, अभी मैं इनको सुन रही थी। मैं तो मुझे ये लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है वो जीत गए हैं जरूर, देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी का ये जो सेटिंग और समीकरण बिठाने में जो महारत है वो शायद किसी और लोगों को नहीं हासिल है। और ठीक है, जनता ने उनको वोट दिया है, तो हम जनता की जो भी आज्ञा है वो सिर माथे पर है। और भाजपा को हम को भी मजबूत विपक्ष का उन्होंने जनादेश दिया है, तो हम एक मजबूत विपक्ष की तरह सदन में हमेशा उपस्थित रहेंगे और जो भी मुद्दे हमारे हैं गरीबों के लिए या देश के विकास के लिए, उन मुद्दों पे हर समय लड़ते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमेशा चुनौतियां देते रहेंगे। ये हमारा काम है। और जो भाजपा का ये राष्ट्रवाद और विकास की जो अवधारणा है, उस पे थोड़ा सा मुझे डाउट रहता है हमेशा, क्योंकि उनकी बातें तो रहती है राष्ट्रवाद की, विकासवाद की, लेकिन आखिर आते आते वो तुष्टीकरण की ही राजनीति करते हैं। देखिए, वो हमेशा कहते हैं कि लोग जातिवादी राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन अगर आप देखिए पास्ट में भाजपा ने सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम किया है, मंदिर मस्जिद किया है, और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे ही वो जीतते हैं। वो कभी भी उनका जो विकास का और ये सब केवल एजेंडा रहता है, वो एजेंडा लेके चलते हैं, एजेंडा ऊंचा रहे हमारा, और बात करते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो उनका एजेंडा यही रहता है कि कैसे भी करके गणित में वो जरूर जीत जाते हैं। वो सेटिंग में काफी माहिर हैं। अजय जी ने जो बात कही, कौशल जी, रोजगार वाले इश्यूज पर तो बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। महंगाई को भले आप कहिए कि वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, और विपक्ष को लेकर के जो सवाल यहाँ पर उठे, अनीता जी ने जो बात कही उस पर एक रिएक्शन आपका। जी हेलो जी कौशल जी। हाँ बोलिए। हेलो जी कौशल जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे मिल रही है। जी जी कौशल जी, एक तो अनीता जी की बात का जवाब, दूसरा रोजगार वाले मुद्दे पर। मैं अनीता जी की एक सवाल करूं, मैं अनीता जी के सवाल का जवाब देना चाह रहा था। जो मेरा अपना मानना है, जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम के ऊपर कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम जो है एक मुद्दा इस देश में रह नहीं गया है। तो चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन हालांकि अब देखना यह है कि विपक्ष की भूमिका के तौर पर विपक्ष अपनी भूमिका को कैसे निभाता है, और दूसरा यह है कि अब जो स्कीम्स या जो फैसले लिए जा रहे हैं उसका जो परिणाम है वो आगे आने वाले समय में किस तरह से देखने को मिलता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।